नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं पारनी रिया संध्या एलपी सवाणी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम कहानी लेखन करेंगे। आप सबने पिछले साल भी कहानी लेखन किया है। टॉपिक दिए गए हुए हैं, उस पे से कहानी आपने की है, उसी तरह आज भी हम करेंगे। बच्चों देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक में यह पेज नंबर 15 है। उस पे यह क्वेश्चन नंबर 4 रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। आपने पिछले सालों में भी टॉपिक्स पे से कहानियां लिखी है और आपको एग्जाम में भी ऐसा आता है। इसके मार्क्स 4 या 5 होते हैं। बच्चों, आपको तो यह लिखना आता ही है। आज एक हम और नई कहानी टॉपिक पे से समझेंगे और आपको उसे अपनी नोटबुक में एक बार अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए पहले हम इसके टॉपिक्स क्या हैं वह पढ़ेंगे। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी स्त्री का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस कहानी में बात क्या है, लेकिन हमें इसे विस्तार से पहले समझना है। मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको लिखना है अपने हिसाब से, अपने समझ के अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं और लिखना है। ठीक है, चलो अब हम नगर के कोई नाम दे देते हैं। पहले आपको लिखना है कहानी लेखन, कहानी को पूर्ण कीजिए। इस तरह से रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। आपको पहले ये टॉपिक्स लिखने हैं। एग्जाम में टॉपिक्स नहीं लिखने हैं, हमें अपनी नोटबुक में अभी लिखने हैं। क्यों? क्योंकि कौन सी कहानियां हैं वो कैसे मालूम पड़ेगी, इसलिए। तो पहले हम लिखेंगे कि एक रामपुर नाम का गांव था या फिर नगर था। आपको कोई भी नाम लेना है तो आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, रामपुर नाम का एक नगर था। उसमें बहुत सारी बस्ती तो नहीं थी, लेकिन ठीक ठीक 1000 के करीब लोग रहते थे। एक दिन उस गांव में 2 स्त्रियां लड़ रही थी। नगर में जो अब वैसे तो बहुत सारी स्त्रियां होती है, लेकिन हमको जो हमारे कहानी में जो मुख्य पात्र है वो 2 स्त्रियां हैं। उसका नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और वह दोनों स्त्री एक ही बालक के लिए दावेदार, यानी कि एक ही बालक को अपना बता रही थी। एक स्त्री कह रही है कि यह बालक मेरा है, दूसरी स्त्री भी यही कह रही है कि बालक मेरा है। फिर वो दोनों झगड़ने लगी। झगड़ते झगड़ते बात बहुत बढ़ गई, आपस में तकरार होने लगी। फिर क्या होता है, वह तकरार तो बहुत बढ़ गई, इसलिए मामला न्यायाधीश के समक्ष जाता है। गांव में जो न्यायालय होती है, वहाँ न्यायाधीश के पास वह न्याय लेने के लिए जाते हैं और वो दोनों कहती है कि यह बालक उसका है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि क्या बालक को नहीं पूछा जा सकता कि तुम्हारी माँ कौन सी है? तो हम यह सोचेंगे कि बालक बहुत छोटा है। तो फिर क्या होता है कि न्यायाधीश दोनों की बात सुनता है। पहली स्त्री की बात भी सुनता है, दूसरी स्त्री की बात भी सुनता है, और वह भी उलझन में पड़ जाते हैं न्यायाधीश कि आखिर में वह किसका लड़का होगा, वह किसका बालक होगा। लेकिन वह न्यायाधीश भी कुछ कम नहीं है, इसलिए वो पहले न्याय करता है कि
बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। अब ऐसा भी कभी हो सकता है कि बालक के 2 टुकड़े किए जाए, लेकिन वह न्याय करते हैं कि बालक के 2 टुकड़े करके उसे दोनों बांट लो, आधे आधा, दोनों को मिल जाएगा बच्चा। लेकिन यह सुनकर एक स्त्री मौन रह जाती है, वह कुछ नहीं बोलती कि ऐसा कीजिए या फिर नहीं कीजिए। लेकिन क्या होता है, दूसरी स्त्री का रोकर कहना, लेकिन दूसरी स्त्री रोने लगती है। पहली स्त्री तो बोलती ही नहीं कि ऐसा करो या मत करो, मौन रहती है, कुछ भी नहीं कहती। लेकिन जो दूसरी स्त्री रोने लगती है वो रोकर क्या कहती है कि बच्चे को न काटो। यहाँ पे हमको मालूम होता है कि असली माँ कौन है। वह बालक, जो माँ उसने पैदा किया है, बच्चे का अच्छे से पालन करती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा मुसीबत में पड़े, बच्चे के 2 टुकड़े किए जाए। अगर बच्चे को किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो माँ को ज़्यादा फिक्र होती है और माँ उसकी सहायता के लिए तुरंत चली जाती है। तो फिर कौन सी माँ ये सहन कर पाएगी कि बच्चे के 2 टुकड़े कर लो। जो उसकी माँ नहीं है वो चुप है, वो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जो असली में उसकी माँ है वह रो पड़ती है और कहती है कि बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। क्यों उसे दे देना चाहती है? क्योंकि बच्चा सुरक्षित तो रहेगा, कटेगा नहीं तो जिंदा तो रहेगा ना। इसलिए बच्चे को काटने के लिए मना करती है और उसे कहती है, न्यायाधीश को कहती है कि बच्चा उसे दे दो। अब जो ये घटना होती है कि न्यायाधीश ने भी यही सोचा है कि अब मैं जो यह न्याय करूंगा, कि यह फैसला सुनाऊंगा कि बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, तब इस दोनों स्त्री पर क्या असर होता है, उसी हिसाब से उसको भी न्याय करना था। अब उसने तो देख लिया कि जो असली माँ नहीं है वो मौन है, और जो दूसरी स्त्री है जो उसकी असली माँ है वह रोकर उस बच्चे को काटने के लिए मना करती है कि मुझे मेरा बेटा अगर मैं उसके पास नहीं रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन वह जिंदा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए माँ हमेशा बच्चे का भला चाहती है और उसको दे देने के लिए कहता है। यही देखकर न्यायाधीश अपना असली फैसला सुना देते हैं और कहते हैं, रोती हुई स्त्री को बालक सौंप देना। यह जो लास्ट आपका जो टॉपिक है वह है रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना की कह। न्यायाधीश क्या करते हैं कि जो स्त्री रो रही है वह बालक उसी का है, क्योंकि वही उसकी असली माँ है। असली माँ ही बच्चे को कुछ भी नुकसान होने से मना करेगी। तो वह रोती हुई जो माँ है वही उसकी असली माँ है, ऐसा वह समझ जाते हैं और तुरंत फैसला हो जाता है और जो रोती हुई स्त्री को उसका बालक दे दिया जाता है। हुआ ना यह असली न्याय। अब आपको इस कहानी को अपने हिसाब से अपने मन से वाक्य बनाकर लिखने हैं और इस कहानी को आपको शीर्षक देना है, हेडिंग देना है कि इसका शीर्षक क्या होगा, नाम देना है आपको। ठीक है बच्चों, माँ का दरज्जा तो सभी बच्चों के लिए बहुत ऊंचा होता है। हम भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और माँ भी बच्चों को बहुत ही प्यार करती है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस कहानी में अब समझ आ ही गई होगी और अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का भी ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए और दादा दादी का खास ख्याल रखिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आज माँ के विषय पर यह चर्चा की है, यह कहानी पढ़ी है। तो माँ का दरज्जा बहुत विशेष होता है। आप भी अपने घर में उनकी अहमियत समझिए। तो चलो बच्चों, अब हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद।